जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो 7 जुलाई को हमारा जो सीटेट होने जा रहा है, इसके लिए ईवीएस एंड मैथ सब्जेक्ट के लिए हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं। ईवीएस का 1 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ और मैथ्स का भी हमारा एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आज हमारा ईवीएस का सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अगर आप मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, ईवीएस के मैथ्स का पीडीएफ, ईवीएस के नोट्स, एसएसटी के नोट्स या साइंस के नोट लेना चाहते हैं तो आप 9808347403 इस नंबर पर आप मैसेज करके इन सभी नोट्स को ले सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अपना आज का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हमारे क्वेश्चंस आपको दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चंस को कवर किया है। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उस टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं या आगे एग्जाम में ये आ चुके हैं, कुछ आएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो मैं समझता हूँ आपके प्रैक्टिस सेट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको ऐसा ही फील होगा जैसा कि आप एग्जाम में पेपर को दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर गिवन है। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल यानी कि जोड़ा जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हर ऑप्शन में दो दो पेयर दे रखे हैं, दो दो पक्षियों के नाम दे रखे हैं। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा हमसे भी 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। तो पहला है कबूतर और तोता, दूसरा है कौवा एंड कोयल, तीसरा है गिद्ध एंड फाख्ता और चौथा है चील एंड बाज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा चील और बाज, ये दोनों ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना दूरी से भी स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पहाड़ी क्षेत्र की, क्या है यहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। एक पहाड़ी क्षेत्र की लड़की है, उसने उसके यहाँ घर किस टाइप के होते हैं उनके बारे में उसने यहाँ पर डिटेल में बताया है कि देखिए यहाँ क्या है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हिमपात भी होता है। क्या होता है यहाँ पर, बर्फ भी गिरती है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। जब ठंड ज्यादा होती है यहाँ पर तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। यह पत्थर लकड़ी एंड ये घर जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और इनकी जो छतें होती हैं वो ढालूदार होती हैं क्योंकि वहां पर बर्फ गिरती है। तो इस ये राज्य कौन सा हो सकता है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है लद्दाख। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में इस टाइप के घर बनाए जाते हैं। असम में क्या होता है, असम में आप जानते हो घर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, भारत के 3 समुद्र तटवर्ती राज्य हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका 2 साल पहले सीटेट में आया था और यहाँ आपके राज्य दे रखे थे तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन पर क्या कर दिया गया था, इस क्वेश्चन पर सभी को बोनस दिया गया था। क्या हुआ था, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है और इस क्वेश्चन पर आपका बोनस दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ गिवन है आपको दिल्ली राज्य के दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छापा है। एक यहाँ पैमाना गिवन है और इस पैमाने पर गिवन है 1 सेंटीमीटर इक्वल जो होता है, पैमाने पर हम 1 सेंटीमीटर जो होंगे एक्चुअल में वो 960 मीटर के इक्वल होगा। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 960 मीटर के इक्वल होगा।
यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों की मापी गई दूरी, जो दूरी दो स्थानों के बीच नापी गई, किस पर, मैप पर, मैप पर जो मापी गई थी वो थी 39.8 सेंटीमीटर। कितनी मापी गई थी? 39.8 सेंटीमीटर मापी गई थी। 8 कह सकते हैं, 80 भी कह सकते हैं। तो इन स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है, निकटतम पूछा गया, अप्रोक्स पूछा है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर हमारा इक्वल है 960 के, और यहाँ पर जो सेंटीमीटर दिया गया है 39.8, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे? 960 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 96 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, जीरो बाद में ऐड कर देंगे। देखिए 6 का मैंने किया 8 में, 6 8 48, 4 कैरी मिला आपको। 6 का किया 9 में, 54 होता है एंड 4 58 होता है, 5 कैरी मिल गया। 6 का किया 18, 18 एंड 5 23, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 9 8 जा 72, 7 आ गया। 9 9 जा 81 एंड 7 88, 8 आ गया। 9 3 27 एंड 8, 27 8 35 हो गया। तो ये आ गया आपका 27 8 35 हो गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये होगा ठीक है। अब इसको कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 10, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 3 8 और 2 10, यहाँ पर आ गया 8 4 12, कैरी 1 आ गया, 6 2 8 आ गया, और ये आ गया 3। अब एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, डेसिमल एक डिजिट बाद लगेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं, ये आपका जो आया निकल कर, ये आपको मिला 38208 मीटर के अप्रोक्स मिला। किस में मिला? मीटर। तो ये मीटर मिला आपको इतना। अब आप जानते हो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर जो हमारा होता है ये 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो जब मैं इसमें 1000 से डिवाइड दूंगा तो ये हमें मिल जाएगा 38.208 किलोमीटर। तो अप्रोक्स वैल्यू दी गई है, तो अप्रोक्स वैल्यू किसकी हो जाएगी? 38 किलोमीटर की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। मैप पर क्या दिया गया है? मैप पर 1 सेंटीमीटर इक्वल जो होता है, एक्चुअल में वो 960 मीटर के इक्वल होता है। तो दो प्लेस दे रखे हैं, कोई भी दो स्थान दे रखे हैं, मैप पर उनकी जो दूरी है, दोनों के बीच की दूरी 39.8 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? तो हमने इसमें क्या किया, 960 मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये मीटर मिला इतना। और मीटर हम जानते हैं 1 किलोमीटर, और जो आंसर गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 से हमने डिवाइड दिया, 38.208 किलोमीटर हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम यहाँ आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, एक छात्र 29 नवंबर 2022 को सूरत से नागरकोइल जाने के लिए ट्रेन में बैठा। कब बैठा? 29 नवंबर 2022 के लिए वो बैठा। यह ट्रेन 20:30 यानी कि हम कह सकते हैं 8:30 पर, क्योंकि आप जानते हो ट्रेन का टाइम जो चलता है 24 तक चलता है, तो ये 8:13 है। और ये कब पहुंचा? 1 दिसंबर को 13 बजे, यानी कि 1 PM पहुंचा। क्या? 1 PM पर ये पहुंचा। और ये भी क्या है? PM है, ये भी याद रखना PM है, ठीक है ना, याद रखना। यदि इस ट्रेन ने 2190 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी? इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी, आपको ये बताना है। तो आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है आपका? चाल इक्वल जो होती है ये दूरी होती है, और दूरी बटे आपका होता है समय। चाल बराबर दूरी बटे आपका क्या होता है? समय होता है। तो दूरी आपके पास है 2100 ये किलोमीटर, ठीक है ना, 2119 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है? यहां से टाइम निकाल लेना है। यहां से क्या निकाल लेना है? टाइम निकाल लेना है कि इसको कितना
टाइम लगा वहां तक पहुंचने में। तो एक चीज समझिए, ये जब चलना इसने स्टार्ट किया तो ये 29 नवंबर को स्टार्ट किया। कब किया था? 29 नवंबर को इसने चलना स्टार्ट किया था रात के 8:30 बजे, क्योंकि यहाँ पर 20:30 दे रखा है। तो देखिए 29 नवंबर के बाद अगर हम बात करें 30 नवंबर की, 29 नवंबर के बाद 30 नवंबर की रात की बात करें, तो 30 नवंबर की रात 8:30 तक इसको जो आवर हो जाएंगे वो आप जानते हो 24 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे इसको यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसको यहाँ पर 24 घंटे हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसमें निकालें, अब फिर देखेंगे, अब हमें टाइम मिल चुका है यहाँ तक कितने बजे तक, और ये पहुंची है 1 बजे। अब आपको क्या करना है, 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम और ऐड करना है। तो देखिए 24 घंटे ये हो गए। अब 8:30 बजे से रात के सुबह 8:30 बजे तक हम काउंट करें तो यहाँ पर आपका इसमें 12 घंटे और ऐड हो जाएंगे। कितने घंटे और ऐड हो चुके हैं आपके? 12 घंटे आपके और ऐड हो चुके हैं। अब हमें टाइम निकालना है 8:30 AM से लेकर, और ये टाइम निकालना है हमें 1 PM तक। कितने बजे तक? 1 PM तक का टाइम निकालना है। तो आप इजीली इसको काउंट कर सकते हो। इजीली आप इसको कैसे काउंट कर सकते हो? 8:30 से 9:30 तक 1 आवर हो गया, 10:30 तक आपके 2 आवर हो गए, 11:30 तक 3 आवर हो गए, 12:30 तक 4 आवर हो गए, और 30 मिनट और हो जाएंगी। तो इसमें 4 आवर 30 मिनट इसको और लग गए। कितना और लगा? 4 आवर 30 मिनट और इसको यहाँ पर और लगे। तो देखिए 24 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, 12 घंटा ये हो चुका है। अब 4.5 घंटे और हम इसमें ऐड करेंगे तो आप जानते हो टोटल ये बनता है, ये बन जाएगा 40 आवर्स 30 मिनट। 40 आवर्स 30 मिनट ये यहाँ पर बन चुका है। 40 आवर्स यानी कि हम इसको कह सकते हैं आपके पास 40.5 घंटे हो चुके हैं। अब 40.5 घंटे को मैं क्या 81/2 लिख सकता हूँ? 81/2 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 40.5 घंटे को मैं 81/2 लिखूंगा तो आपके पास क्या आ गया? वही 40.5 घंटे निकल कर आ जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें इसमें क्या करना है, हमें चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगाना है। दूरी हमारे पास ऑलरेडी है, समय हमने निकाल लिया। समय क्या निकाला हमने? 81/2। समय क्या निकाला हमने? 81/2 हमने यहाँ पर समय निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसके नीचे 1 रखा, तो ये आ जाएगा 81 यहाँ, और ये पहुंच जाएगा आपका ऊपर। तो ये निकल कर आएगा आपका 2119 इंटू 2/81। अब यहां पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व। इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 9 18, 2 9 18, 1 आ गया, 2 1 या 2 1 3 आ गया, 2 1 या 2 2 2 4, और ये आ गया आपका 81। 81 से इसमें डिवाइड दे देंगे हम, आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए 81 से हम इसमें डिवाइड देते हैं, 81 से डिवाइड देते हैं हम 4238 में, 4238 में यहाँ पर डिवाइड देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 81 से इसमें डिवाइड दिया, पहले 5 टाइम चला जाएगा। 5 टाइम जब जाएगा तो ये आ गया 5, और 5 8 40, ये आ गया 8 यहाँ पर, ये बचेगा 1, और ये 8 आ गया। अप्रोक्स है क्या इसकी? हाँ, अप्रोक्स ही इसका निकलेगा। तो अप्रोक्स की बात करें तो 5 टाइम जाएगा नहीं ये, तो ये 3 टाइम चला जाएगा शायद, 2 टाइम ही जाएगा। तो 2 1 या 2, 2 8 जा 16। तो यहाँ पर हम देखें तो अप्रोक्स जो जा रहा है हमारा 52 किलोमीटर के अप्रोक्स जा रहा है। कितना? 52 किलोमीटर के अप्रोक्स ये हो रहा है हमारा। तो 52 किलोमीटर के अप्रोक्स है, इससे ज़्यादा जाएगा तो हम लोग यहाँ पर 53 कर देंगे। इसका आंसर क्या कर देंगे यहाँ पर? इसका आंसर जो हम कर देंगे ये क्या हो जाएगा? 53 इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर नियर बाई हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप लोग इसकी टाइमिंग निकालना इजीली समझ चुके होंगे। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने एक एक चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में बताई कि टाइम कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, फिर समझ लीजिए इसको, टाइमिंग को। यहाँ पर जो टाइम गिवन है आपको, ये आपका गिवन है 20:30। इट मीन्स ये जो टाइम हो रहा है ये हो रहा है 8:30, और यहाँ जो टाइम है 13 बजे है, ये 1 PM बजा है। वह क्या है? 1 PM बजा हुआ है। तो इसीलिए, और आप जानते हो नवंबर मंथ जो होता है वो 30 डेट का होता है, 30 दिनों का होता है।
तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रेन को टाइम लगा वो 40.5 घंटे लगे, इसलिए हमने 4 बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगाकर अपना आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। अगर फिर भी आपको टाइम निकालने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पर्सनल कमेंट करके भी आप टाइम निकालना मुझसे सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, विद्यालय y पर स्थित है तथा x और y के बीच एक व्यस्त अच्छा सॉरी यहां से है क्वेश्चन, आपका घर x और आपका विद्यालय y पर स्थित है। घर कहाँ है हमारा, x पर है, विद्यालय क्या कहाँ है, y पर स्थित है, तथा x और y के बीच एक व्यस्त राजमार्ग है, क्या है, एक बिजी रूट है। अतः आपने विद्यालय पहुंचने के लिए 200 मीटर ठीक पश्चिम दिशा में जाते हैं। हम क्या करते हैं, देखिए इसमें डायरेक्शन जब आप याद रखोगे तो ऐसे याद रखिएगा, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। कोई भी आप क्वेश्चन डायरेक्शन वाला सॉल्व करेंगे तो यही तरीका आप लोग अपनाएंगे। आपके राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। इसी तरीके से आप डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें यही करेंगे। तो वो क्या करता है, 200 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, यानी कि वेस्ट की ओर। मान लीजिए ये घर है, ये एक्स पॉइंट है और ये हमारा क्या है, घर है। ये हमने ले लिया घर है हमारा एक्स पॉइंट। अब क्या किया इसने, 200 मीटर ही गया, 200 मीटर ही आया, किस साइड आया, ये पश्चिम की तरफ आया। इसके बाद क्या करता है, फिर ठीक उत्तर की दिशा में 80 मीटर लंबा सुरंग मार्ग पार करता है। फिर क्या किया, उत्तर दिशा में गया, यानी नॉर्थ की ओर गया। नॉर्थ कहाँ है आपका, ऊपर, यहां गया ये 80 मीटर। यहां कितना गया, ये 80 मीटर ये गया, 80 मीटर गया। इसके बाद इसने क्या किया, और अंत में ठीक पूर्व दिशा में 200 मीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। फिर क्या करता है, ये पूर्व में चलता है, यानी कि ईस्ट की ओर चलता है, कितना, 200 मीटर। इसके बाद फिर ये आ जाता है यहां से 200 मीटर यहां पर, 200 मीटर चलाइए पूर्व की ओर। अब यहाँ क्या पूछा गया है, और ये कहां पहुंच जाता है, अपने विद्यालय पहुंच जाता है। ये क्या है, वाई पॉइंट है, और ये क्या है, इसका विद्यालय, यानी कि इसका ये स्कूल है। घर एक्स पॉइंट है और इसका स्कूल वाई पॉइंट है। अब क्या पूछा गया है, आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है, यानी कि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें कहां से देखना है, स्कूल से देखना है, यानी वाई पॉइंट से एक्स पॉइंट कहां पड़ेगा आपको इसमें ये बताना है। तो आप लोग देख सकते हो इस मैप को, अगर हम देखें तो वाई पॉइंट ये पड़ रहा है हमारा, तो यहाँ घर हमारा यहाँ पर है, तो घर इसके सापेक्ष देखेंगे तो यहाँ नीचे पड़ रहा है। नीचे क्या होता है आप जानते हैं, साउथ होता है, साउथ यानी कि दक्षिण होता है। और दूरी कितनी रहेगी, जब ये 80 मीटर है तो इस पॉइंट पर भी डिस्टेंस क्या रहेगी, 80 रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका 80 मीटर ठीक दक्षिण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपका घर है तो दक्षिण हो गया, यहां होता आपके घर के सापेक्ष आपका विद्यालय, तो ये क्या हो जाता आपका, नॉर्थ हो जाता, क्या होता, याद रखिएगा, उत्तर हो जाता। यहां पर आंसर क्या होता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती, 80 मीटर डिस्टेंस रहती और वहां पर दक्षिण की जगह उत्तर हो जाता। तो आपको यह भी याद रखना है, क्वेश्चन किसके सापेक्ष किसकी डिस्टेंस पूछी गई है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 यहां से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है। 7 में हमें गिवन है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। मच्छरों से कौन से 2 रोग फैलते हैं आपको ये बताना है, हैजा और मियादी बुखार। हैजा और मलेरिया, मियादी बुखार और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। किससे पूछा गया है, मच्छरों द्वारा। तो मच्छरों द्वारा जो 2 रोग फैलते हैं इनमें से वो है आपके डेंगू एंड चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश में एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। आपको यह बताना है इनमें से एक क्या है, राज्य है, और दूसरा क्या है, केंद्र शासित शासित प्रदेश है। आपको यह बताना है। तो देखिए तेलंगाना और अरुणाचल दोनों ही हमारे राज्य हैं, आपको पता है। उत्तराखंड मेघालय दोनों राज्य हैं।
असम और ओडिशा दोनों राज्य हैं। मणिपुर और जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक यहाँ पर राज्य है पहला, और दूसरा यहाँ पर हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम की खेती को अपनाते हैं? झूम की खेती इनमें से कहाँ की जाती है? झारखंड, मिजोरम, असम और छत्तीसगढ़। तो आप जानते हैं मिजोरम में आपकी झूम की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? यहां पर पूछा गया है राजस्थान, झारखंड, ओडिशा। एक ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। एक ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और लास्ट ऑप्शन है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के 3 पास के उसके राज्य हैं, ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। गुजरात आप जानते हो मध्य प्रदेश के पश्चिम में पड़ता है, ये पश्चिम में पड़ता है, ये दक्षिण में पड़ता है, याद रखिए, और ये उत्तर में पड़ता है। ये तीनों को आपको याद रखना है। ये कहाँ, ये सॉरी, ये छत्तीसगढ़ पूरब में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? पूरब में पड़ता है। और ये पड़ता है आपका पश्चिम में, पश्चिम में पड़ता है इसके, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मैं आपको अभी ये भी बता चुका हूँ, पूरब, पश्चिम और अच्छा इसका इरेज कर दिया मैंने, ये हो गया दक्षिण। ये आपको याद रखना है। इसके आप लोग जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार टिक मत कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, या एसएसटी के नोट्स लेना चाहते हैं, या आप साइंस के नोट्स लेना चाहते हैं, या आप ईवीएस के नोट्स लेना चाहते हैं, या आप मैथ प्लस ईवीएस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से बड़े थे, इसलिए उनमें थोड़ा सा टाइम लग गया। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? असाइनमेंट, चेकलिस्ट, ऑब्जर्वेशन, रिटन क्वेश्चंस। तो देखिए कहाँ पूछा गया है, यहां से हमसे पूछा गया है रेटिंग स्केल पूछा गया है। तो रेटिंग स्केल में आप जानते हो ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है। तो ये कौशल है ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल, उत्कृष्ट ड्राइंग का कौशल, अर्थपूर्ण कौशल निर्माण का उत्कृष्ट संचार कौशल। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने वाला कौशल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पहेली को सॉल्व कीजिए। इनमें से नीचे दी गई पहेली को सॉल्व करना है। कूटी जाती है, पीसी जाती है, भोजन को तीखा खूब बनाती है, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी आंख और नाक से निकले पानी को याद दिला दूं, नानी सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बताओ। तो देखिए हल्दी ये कूटी पीसी जाती है बट हमें तीखी नहीं लगती, लौंग भी हमें नहीं तीखी लगती, ना इलायची तीखी लगती, इसकी तो खुशबू बड़ी प्यारी होती है। तो लाल मिर्च, लाल मिर्च हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डल झील। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिनमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है उस शहर का क्या नाम है? तो आप जानते हो डल झील आपकी कहाँ है? उदयपुर नहीं है, उदयपुर भी वैसे झीलों के लिए बहुत प्यारा शहर है उदयपुर। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी झीलें हैं, अगर आपको एक बार मौका मिले तो उदयपुर विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत ही प्यारा शहर है उदयपुर। हैदराबाद, जयपुर एंड श्रीनगर। तो डल झील आप जानते हो, डल झील हमें दे दी गई है, डल झील हमारी श्रीनगर में है, तो श्रीनगर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में वे भी हमें ढूंढ सकते हैं। तो जब मैंने अपना चैप्टर पढ़ा रहा था तो इस चीज पर मैंने स्पेशली फोकस किया था कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं। तो मैंने बताया था पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर हमें
ढूंढ लेते हैं। ये मैंने जो नोट्स है मैंने उसमें स्पेशली बताया था कि मच्छर में कैसे ढूंढ लेते हैं, जब मैं ईवीएस की क्लास आप लोग के लिए करा रहा था। ईवीएस के लिए मैंने 4 वीडियो बना रखे हैं, उन 4 वीडियो को देख लीजिए। ईवीएस का एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रूफ करने के लिए लास्ट ईयर का प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, मेरी वीडियोस उठाइएगा, मैच करके देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको उसमें से देखने के लिए मिल जाएगा। पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, पर्यावरण अध्ययन को हम अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं? यदि शिक्षक क्या करे? विषयों में पारंगत हो, शिक्षक ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हों, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करता और करती हो, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पका तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया था, दोनों में अंतर भी बताया था कि नारियल के तेल में कहाँ खाई जाती है मछली और सरसों के तेल में कहाँ पर पकाई कर खाई जाती है। तो याद रखिएगा गोवा इसका करेक्ट आंसर था। गोवा में नारियल के तेल में पका कर मछली को खाना पसंद किया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि सरसों के तेल में मछली को खाना कहाँ पर पसंद किया जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत इंटीग्रेट एनवायरमेंटल स्टडीज की यहां पर बात की गई है। एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बच्चा खंडित बातों को आसानी से समझ कर सार्थक विकसित कर पाता है, क्योंकि बच्चा संपूर्णता को बात को आसानी से रट सकता है। रटना वाला पॉइंट नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। रटने वाली कहीं भी बात आ जाए, रटना याद आ जाए, याद करने वाली बात आ जाए, परिभाषा याद करने वाली बात आ जाए, इस टाइप के जो कीवर्ड हैं ये नेगेटिव होते हैं। क्योंकि बच्चा अमूर्त बातों से अपने अनुभव को जोड़ पाता है, बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझ सकता है, इसलिए यहां पर इसको एकीकृत करना आवश्यक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की गई है। 19 की देखें तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी के वृक्ष की बात की गई है। ये चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ा रहा था अमृता की, जब मैंने इसमें स्टोरी बताई थी, तो खेजड़ी वृक्ष की जो जो विशेषताएं हैं उनको मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं, या आप 9808347403 पर मैसेज करके ईवीएस की पीडीएफ ले सकते हैं। इतना भरोसा दिलाता हूं, ईवीएस का एक भी क्वेश्चन उस पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। तो खिजड़ी के वृक्ष के बारे विषय में नीचे दिए गए स्थानों पर विचार कीजिए, इसमें से क्या क्या करेक्ट होगा आपको यहां पर इतना बता देना है। तो देखिए, यह वृक्ष उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, करेक्ट पॉइंट है। ये कम जल में भी उगाया जा सकता है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है इसका। इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, अतः लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जाता। ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। ये रॉन्ग ऑप्शन है, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। मैं जब चैप्टर आपको पढ़ा रहा था ये बताया था मैंने, इसकी वृक्ष की छाहों में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, ये भी राइट ऑप्शन है। तो हमारे जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ई, ये 3 ऑप्शन राइट है हमारे। तो ऑप्शन ए बी ई किस में है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में हमारे तीनों राइट ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं। अब आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक आकलन की यहाँ पर बात की गई है। कौन से की बात की गई है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है। और हमसे जो पूछा गया है नेगेटिव पूछा गया है, नेगेटिव आंसर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन को ही अगर हम देखें तो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट बोल रहा है यहाँ पर। तो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट आप जानते हो एनुअली होता है, वार्षिक होता है, साल में एक बार होता है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, और नेक्स्ट आने से पहले अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इस वीडियो का, प्लस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट का भी आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप ईवीएस के नोट्स, साइंस के नोट्स, या आप एसएसटी के नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स को आप ले सकते हैं। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन हमें जो गिवन है, यहाँ हमें गिवन है कि समस्या समाधान में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ है समस्या को परिभाषित करना, क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा करना, परिणाम का मूल्यांकन, और यहाँ पर गिवन है समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले समस्या को परिभाषित कीजिए, ए पॉइंट आएगा। इसके बाद क्रिया के लिए संभावित योजना तैयार कीजिए, ये है। परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो ए के बाद जो पॉइंट बनेगा ये डी बनेगा। डी के बाद क्रिया के लिए संभावित योजना तैयार पर चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद परिणाम का मूल्यांकन करेंगे। तो सही क्रम बनेगा हमारा ए डी बी सी। तो ए डी बी सी हमारा किसमें करेक्ट है? ए डी सी बी, डी यहाँ है, ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में संबंधित का एक प्रयोग संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का कौशल का विकास होगा? तो ये चैप्टर डूबा वाला चैप्टर में, नींबू और मृत सागर वाले चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा था, वहां मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से इनके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ बात करें किस प्रक्रिया का विकास होगा? रिकॉग्नाइजेशन यानी पहचानना, पानी के प्रति संवेदना, समझ, या ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा में कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? आपको अगर पता चल जाता है आपकी क्लास में बहुत से स्टूडेंट काफी इंटेलिजेंट हैं, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? कोई विशिष्ट परियोजना युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी, राइट ऑप्शन है, बिल्कुल करनी चाहिए। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा, गलत बात है ये तो। उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा, ये भी उन्हें गलत बात है। उन्हें समृद्ध पाठचर्या का उपयोग करके पढ़ाया जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईवीएस के शिक्षण में अधिगम का प्रयोजना प्रक्रम लाभकारी है। लाभकारी है, क्यों लाभकारी है? ये हमसे पूछा गया है। क्योंकि यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रयोजन, टीचिंग लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2, इससे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे प्रयोजना करने के वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। यह कार्यानुभव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। क्या है? अवसर प्रदान करता है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा 24 के लिए हो जाएगा। 25, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको क्या करना है? इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, दोहराना, योजना बनाना, प्रक्रम पर विचार करना, और सही क्रम का चयन करना। तो सबसे पहले जो आएगा हमारा यहाँ पर सही, और ये है ऊपर क्रियाकलाप का संचालन करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? योजना तैयार करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? हम लोग योजना तैयार करेंगे, और योजना तैयार करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बस एक सेकंड। योजना तैयार करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रियाकलाप का कंडक्ट द एक्टिविटी करेंगे, तो सी ए हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? हम लोग प्रक्रम पर विचार करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको रिवाइज करेंगे।
तो हमारा जो सही क्रम बनेगा ये बनेगा CADB। CADB, सी इसमें नहीं है, CABD है, CADB ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैंने ये भी बताया था आपको, ये भी याद रखना है ABCD सीरियल से नहीं आते, ऑप्शंस को कहीं भी दे देता है। आपने देखा हो बी की जगह पर सी गिवन है और सी की जगह पर बी गिवन है, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों को उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुना। यहां पूछा गया सामुदायिक संसाधन पूछे गए हैं। सामुदायिक संसाधन विश्वविद्यालय होते हैं, नदी हो सकता है, रेडियो नहीं, ये नहीं होगा ऑप्शन। बड़े ही दुकानदार, माता पिता, ये देखते हैं, हो सकता है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता और ऑफिस, ये देखते हैं अभी। मोबाइल फोन ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बचते हैं दो। इन दोनों में जो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी ये होना चाहिए कारपेंटर, आपका शॉपकीपर, टीचर्स, पेरेंट्स, ये आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी के, ये करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27, अवलोकन है, निष्कर्ष निकालना है, पूर्वानुमान है, निर्धारित करना नहीं है। निर्धारित करना इसके लिए रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। यहाँ है वास्तविक जीवन विद्यार्थियों पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समयावधि। नेक्स्ट, प्रकृति के केवल शिक्षक अभिमुख, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। केवल वाले तो जहां ओनली आ जाएगा, याद रखिएगा, ओनली जहां आ जाएगा ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा? नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। तो ये वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अधिविन्यास अथवा सस्य कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट के बारे में कौन से स्टेटमेंट आपके यहाँ पर ट्रू हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, रॉन्ग ऑप्शन। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका है, मैंने अभी भी बताया था, जहां एकमात्र ओनली आ जाए ये हमारा नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अधिविन्यास जो है, असाइनमेंट जो है, स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार क्या है? द प्रीमिसेस ऑफ द ईवीएस करिकुलम इज क्या है? आपको इनमें से ये बताना है। रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत या व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। तो याद रखिएगा सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ये इसका करेक्ट आंसर होता है। ये इसके लिए ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरीके से ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा हो चुका है कंप्लीट। आप इसके पीडीएफ के लिए 9808347403 पर मैसेज करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मैथ्स का पीडीएफ, आप मैथ्स के भी पीडीएफ ले सकते हैं। मैथ्स का प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। ईवीएस की नोट्स ले सकते हैं, ईवीएस नोट्स। इसके अलावा आप एसएसटी के नोट्स ले सकते हैं, एसएसटी की नोट्स। एसएसटी की नोट्स के अलावा आप साइंस की नोट्स भी हमसे यहाँ पर ले सकते हैं। और ये सब कुछ आपको कहाँ मिलने वाला है? ये सब कुछ मिलेगा आपको जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मेरे ईवीएस के नोट्स बनाए हुए हैं आप उनको लीजिए, उनसे आप ईवीएस को पढ़िए। और आप ये देखेंगे कि लास्ट ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में उन्हीं नोट से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। आप 2 से
मैं समझता हूँ 2 से ढाई घंटे में उन सभी नोट्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छे नोट्स आप लोग के लिए तैयार किए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक फ्रेंड के साथ, क्लासमेट्स के साथ, जो भी आपके साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए, आगे टीचर बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।